इस कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हम रानुम नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक पोएट थी, जिसको पोयम लिखना और बोलना काफी पसंद था। खैर अब सीन चेंज होता है जहाँ पर हम रैंडी नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि कुछ लड़कियों को कुकिंग सिखा रहा था। वो उन्हें एवोकाडो के फायदे समझा रहा होता है और इसी बीच हम देखते हैं कि रानुम भी उसकी एक स्टूडेंट होती है। वो रानुम के पास आकर उसे सीड्यूस करने लगता है और कहता है कि वो आज उसके घर आकर खाना बनाएगा। और हम देख पाते हैं कि रानुम को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके बाद हम रानुम को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं कि तभी कोई उसके अपार्टमेंट की बेल को बजाता है। जिसके बाद वो दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलने पर वो रैंडी को देखती है जो सच में रानुम के यहाँ पर खाना बनाने आया था, या फिर ये कहें कि उसके इरादे रानुम को लेकर ठीक नहीं थे। वो रानुम के बेडरूम में जाना चाहता था, लेकिन तभी रानुम के पास कॉलेज से फोन आ जाता है। अब रानुम रैंडी को कहती है कि उसे कॉलेज जाना पड़ेगा, लेकिन रैंडी यहीं पर उसका इंतजार करने वाला था। तब वो कहती है कि अपार्टमेंट की चाबी उसे स्टाफ को देनी होगी और ये सुनकर रैंडी वहां से चला जाता है। अब सीन रात की तरफ शिफ्ट होता है जहां पर हम एक हैलोवीन पार्टी को देखते हैं और यहाँ पर कई सारे हॉरर लेजेंड्स को हम देख पाते हैं, यानी कि उनके रेफरेंसेस को, जहाँ पर सभी ने इनका कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, जिसमें से हेलरेजर का पिन हेड होता है, चकी और फ्रेडी क्रूगर भी होता है। खैर ये हैलोवीन पार्टी एक अमीर लड़की ने अरेंज करी थी। अब ये लड़की जाती है अपने शेफ के पास में और ये शेफ रैंडी ही था, जहाँ पर वो केक बना रहा था और केक में वो एक सर को सजा रहा होता है क्योंकि ये एक हैलोवीन केक होता है। वो लड़की रैंडी के पास आती है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि रैंडी और ये अमीर लड़की रिश्ते में थे। यहाँ पर रैंडी और वो रोमांस करने लगते हैं, जिस पर लड़की ये बोलती है कि वो पार्टी के बाद ये सब कर सकते हैं। जिसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है और रैंडी केक प्रिपेयर करने लगता है, लेकिन तभी कोई पीछे से आकर रैंडी को पकड़ लेता है और उसे एक चाकू से मारने लगता है। वो कोई लड़की थी। खैर अब वो एक पोइट्री बोलती है ऐसा करते हुए और उसको मारने लगती है। वो उसके टुकड़े टुकड़े कर डालती है, जिसके बाद में उसका सर काट कर उसी केक पर रख देती है। जिसके बाद वो रैंडी का हैलोवीन मास्क पहनती है और वो उस केक को पार्टी में ले जाती है और रैंडी की गर्लफ्रेंड उस केक की तारीफ करती है क्योंकि केक पर रखा हुआ सर काफी रियलिस्टिक लग रहा था, और रियलिस्टिक हो भी क्यों ना, वो तो रियल सर था। पर उसको ये नहीं पता था कि ये सर उसके ही बॉयफ्रेंड का है। खैर रैंडी की गर्लफ्रेंड उस केक की कैंडल्स को बुझाती है और साथ ही साथ रैंडी के कटे हुए सर को किस भी कर देती है। तभी वहां पर अचानक से हर तरफ आग लगने लग जाती है, जिसमें रैंडी की गर्लफ्रेंड भी आग में झुलस गई थी और ये सब वो लड़की आराम से देख रही होती है। जिसके बाद अगले दिन हम रानुम को देखते हैं और रानुम अपने कॉलेज आई थी, जो कि एक फैशन डिजाइनिंग कॉलेज था। और जो कल रात हादसा हुआ था वो पूरे कॉलेज को पता चल चुका था क्योंकि उस हादसे की एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुई थी। अब सभी लोग रानुम को देखने लगते हैं क्योंकि सबका शक उसके ऊपर ही था, क्योंकि लास्ट टाइम रानुम के साथ ही रैंडी ने बदतमीजी करी थी, तो सबको लग रहा था कि उसने ही रैंडी को मारकर पार्टी में आग लगा दी। अब रानुम अंदर जाती है जहां पर वो उस वीडियो को देखती है, जिसको देखकर वो काफी डर गई थी। जिसके बाद वो भागते हुए वहां से जा रही होती है और वो किसी से टकरा कर गिर पड़ती है। जिसके बाद उसकी टीचर मिसेस सूरी उसको उठाती है। अब वो उसे उसके स्टूडियो में इनवाइट करती है और मीनवाइल हम एना नाम की एक साइकोलॉजिकल टीचर को देखते हैं जो कि बच्चों को क्राइम और साइकोलॉजी के बीच के कनेक्शन को बता रही थी। वो यहाँ पर एक मोलेस्टर के बारे में बात करती है जिसने कि आज तक 48 लोगों का यानी कि 48 आदमियों के साथ गलत काम किया था, लेकिन यह अनुमान लगाया गया है कि उसने करीबन 200 लोगों के साथ 200 आदमियों के साथ ऐसा किया था। जिसके बावजूद उसके पास उसके विक्टिम्स की 250 से 300 रिकॉर्डिंग भी थी। उनके साथ मोलेस्टेशन करने से पहले वो उनको बेहोश कर दिया करता था और ये ब्रिटिश का सबसे बड़ा सेक्सुअल प्रेडेटर था और इसका नाम रेनार्ड था, जो कि मैनचेस्टर इंग्लैंड में रहता था और उस समय वो डॉक्टर की डिग्री के लिए पढ़ाई भी करता था। जिसके बाद में वो एक और व्यक्ति के बारे में बताती है जिसका नाम रियान था, जो कि एक सीरियल किलर था और यहाँ पर ये किलर अपने विक्टिम्स को मारकर उनको जला दिया करता था और वो ऐसा इसलिए किया करता क्योंकि उसे हर्ट फील होता था, लोगों को मारकर उसे रिलीफ मिलता। मतलब जब भी उसे डिसअपॉइंटमेंट या फिर किसी चीज से हर्ट फील होता था तो वो लोगों को मार दिया करता और उन्हें जला दिया करता। जिसके बाद वो रोबोट गैडक के बारे में बात करती है जिसने की करीबन 12 बच्चों को खत्म किया था, जिसमें से 9 से 15 साल तक के बच्चे शामिल थे। अब रोबोट उनका पेट चीरकर उनका खून पिया करता था और उनके ऑर्गन्स को मेमोरी के लिए अपने पास रखा करता। और यहाँ पर जितने भी लोगों के बारे में एना ने बताया था वो सब असल में थे। जिसके बाद हम रानुम को देखते हैं जो कि बाथरूम में ही होती है और वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही थी कि तभी मिसेस सूरी का कॉल उसके पास आता है। सूरी उसे उसके फाइनल असाइनमेंट जमा करने के बारे में बताती है। अब मिसेस सूरी उसकी आवाज सुनकर समझ गई थी कि रानुम ठीक नहीं है, वो स्ट्रेस में है। जिस पर मिसेस सूरी उसको समझाती है कि वो इन सब के बारे में इतना ना सोचे क्योंकि उस हादसे से उसका कोई लेना देना नहीं था और वो रानुम को उसके स्टूडियो में मिलने के लिए कहती है। तभी हम एक परछाई को उसके बाहर वाली वॉल पर देखते हैं जो कि किसी के हाथ की थी। खैर इसके बाद वो अपना फोन रख देती है कि तभी वो वीडियो अपने आप उसके फोन में प्ले हो जाता है। जिसके बाद वो भगवान से माफी मांगती है और हम उस शैडो को वहां से जाता हुआ देखते हैं। अब रानुम मिसेस सूरी के पास जाती है जहां पर मिसेस सूरी उसके लिए एक ड्रेस बनाना चाहती थी।
अब वो उसे लेटाकर उसके आकार का कपड़ा काटती है, जिसके बाद में वो रानुम को घर जाने देती है और उसे आज रात के फैशन शो पर इनवाइट भी करती है। खैर इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर मिसेस सूरी एक लड़की को तैयार कर रही थी और यहाँ पर मिसेस सूरी के बारे में एक चीज रिवील होती है और वो ये थी कि मिसेस सूरी असल में लेस्बियन थी और वो उस लड़की को तैयार कर रही थी, साथ ही साथ दोनों के बीच में रोमांस भी होता है। जिसके बाद फैशन शो शुरू हो जाता है जहाँ पर रानुम भी थी और देखते ही देखते एक एक करके फैशन शो में सब मारे जाते हैं और उस लड़की को मरा देखकर मिसेस सूरी टूट जाती है। जिसके बाद वहाँ रानुम उससे मिलने आती है और हमको पता चलता है कि रानुम कोई आम लड़की नहीं थी। वो मिसेस सूरी को टेबल पर लिटा देती है और उसके दोनों हाथों को कैंची से पिन कर देती है। जिसके बाद रानुम कहती है कि वो कपड़े नहीं सिलती बल्कि बॉडीज को सिलती है और ये बोलने के बाद रानुम सूरी पर स्टिचेस लगाने लगती है। वो उसे कहती है कि उसने उसका दिल तोड़ा है। उसका दिल खून की एक नाजुक बूंद है जिसे उसने बिखेर दिया, बिल्कुल रेड वाइन की तरह, और अब इसकी भरपाई वो करेगी। हर एक खून की बूंद डेविल का सीड बनेगा। और इतना कहते हुए वो उसको मार डालती है। और जैसा कि हमको पता है कि रानुम एक पोएट है और इसलिए उसने ये पोएट्री बोलते हुए उसको मारा था। जिसके बाद हम रानुम को देख पाते हैं जो कि गिल्ट में थी। शायद जो रानुम ने किया वो उसने खुद नहीं किया था बल्कि ये उसके कंट्रोल में ही नहीं था। अब रानुम एक जगह आती है जहाँ पर उसकी आंटी लक्ष्मी ने उसको बुलाया था कि तभी कुछ लोग रानुम को पीछे से पकड़ लेते हैं और एक ट्रक कंटेनर में डाल देते हैं, जहाँ पर कोई आदमी उसके पास आता है और धीरे धीरे वो उसके पास आगे बढ़ रहा था। उस पर खून लगाकर वो कहता है कि उसके अंदर डेविल की सोल है और वो एक खूनी है। अब यहाँ पर हम एक लड़की को भी देखते हैं और इसके बाद वो लोग उसे छोड़ देते हैं। जिसके बाद उसकी आंटी लक्ष्मी उसे लेने आती है और आंटी के साथ में ऐना भी होती है जो कि रानुम की काउंसलर थी। अब ये लोग रानुम को घर लेकर आते हैं जहाँ पर रानुम कहने लगती है कि वो डेविल नहीं है। उसकी आंटी उसे शांत करती है। दरअसल बचपन में रानुम की माँ उसके नए हस्बैंड के साथ लंदन चली गई थी, जिसके बाद से उसकी आंटी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। हम देखते हैं कि रानुम के साथ बचपन से ही कुछ गड़बड़ थी। जिसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम रानुम को देखते हैं जो कि अब ठीक थी। साथ ही साथ हम कुछ स्टूडेंट्स को देख पाते हैं जो कि अपनी क्लास लेने के लिए जा रहे थे। अब रानुम उन सब की वीडियो बना रही होती है कि तभी उसको अपने जैसी कोई लड़की उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ जाते हुए दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वो लड़की वहां से गायब हो गई थी। खैर इसके बाद रानुम उसी तरफ जाती है जहाँ पर वो अपने दोस्त हयात से मिलती है। हम नोटिस करते हैं कि हयात रानुम को अपने पास पोयम सिंग करने के लिए बुलाता है। मीनवाइल हम देख पाते हैं कि रानुम की हमशक्ल उसे बाहर से ही देख रही थी। जिसके बाद हयात और रानुम एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर रानुम हयात को ये बताती है कि एक बात थोड़ी सी अजीब है। उसे हर वक्त लगता है कि कोई उसके साथ है और वो अकेली नहीं रहती, और वो तब भी उसके साथ रहती है जब वो सैड रहती है। यहाँ पर हयात कहता है कि सबके पास एक सोल होती है जो कि उन्हें कंपनी देती है, और यहाँ पर हयात ने ये सब उसे काम करने के लिए बोला था। खैर रानुम अब वॉशरूम चली जाती है जहाँ पर उसे वही लोग पकड़ लेते हैं जिन्होंने उसे पहले भी पकड़ा था और ट्रक के अंदर वो उसे लेकर गए थे। वो आदमी अब दोबारा उसके ऊपर खून लगाता है और साथ ही साथ वो लेडी कोई प्रेयर भी चैंट कर रही थी। बाहर अब हयात अकेला बैठा हुआ था कि तभी उसे रानुम आकर हाइड एंड सीक खेलने के लिए बुलाती है। अब यहाँ पर ये जो लड़की है ना वो रानुम नहीं थी, क्योंकि रानुम तो अंदर होती है। खैर वो उस रानुम की डुप्लीकेट के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था, लेकिन इसी बीच वो गायब हो जाती है और तब वो उसे कॉल करने लगता है, लेकिन वो उसके पीछे आ गई थी। दूसरी तरफ हम ऐना को देख पाते हैं जो कि अपनी कार से कहीं जा रही होती है कि तभी उसे वो लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने 2 बार रानुम को पकड़ा था, और उन्होंने ऐना की कार पर डेविल लिख दिया था, जिससे कि ऐना डर जाती है। जिसके बाद वो इन सब के बारे में लक्ष्मी को इन्फॉर्म करती है और लक्ष्मी ये बताती है कि ये लोग असल में एक सेक्ट के मेंबर हैं, मतलब कि ये वो लोग हैं जो कि इस दुनिया से डेविल को एक्सोरसाइज करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग रानुम के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि उनका परिवार बहुत पहले से बदनाम है और उसकी फैमिली को लोग डेविल का परिवार कहते थे। इधर हम रानुम को देख पाते हैं जो कि एक मैनेकिन को कपड़े पहना रही होती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि रानुम और हयात करीब आ रहे थे और रानुम हयात को पसंद करने लगी थी। अब हम ये नोटिस कर पाते हैं कि रानुम इन सब से काफी ज्यादा खुश रहने लगी थी। वो हयात से उसके लिए पोयम लिखने के लिए कहती है और हयात उसका मैसेज देखता है और अपने डैड की पेंसिल निकालता है, लेकिन तभी हयात के पास एक हाथ का शैडो आता है जिसे देखकर वो इस पेंसिल को दोबारा रख देता है। मतलब कि जो स्पिरिट सोल रानुम के साथ थी वो नहीं चाहती थी कि रानुम हयात से कुछ भी संबंध रखे। खैर इसके बाद ये दोनों ही कॉर्न के फील्ड में जाते हैं जो कि हयात के पिता का ही था। दोनों काफी अच्छे से बात करते हैं कि इसी बीच रानुम को कुछ फ्लैशबैक आते हैं और वो कहती है कि उसने ये जगह पहले भी देखी है और उसे ये जगह अच्छे से याद है। साथ ही साथ रानुम को एक बच्ची की आवाज भी सुनाई दे रही थी और वो वहाँ से भागने लगती है कि तभी हयात उसे रोकता है और उसे गले से लगाकर काम डाउन करने की कोशिश करता है। मीनवाइल हम ऐना को देख पाते हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को पॉप कल्चर के बारे में बताती है, जिसमें रेडियो और कॉमिक के जरिए काफी क्रूअल पोएट्री सुनाई जाती थी।
उसमें से एक ब्लडी पोएट्री एक रेडियो शो में अवेलेबल है जो कि सोशल मीडिया पर फेमस है। ये पोएट्री जिंदगी में डिसअपॉइंटमेंट और वायलेंस को रिलीज करती है और इन्हें पढ़कर जो मेंटली स्ट्रांग नहीं होता उसका माइंड बिल्कुल हत्यारे का माइंड बन जाता है। मतलब कि ये लोगों के दिमाग पर काफी बुरा असर डालती थी। दूसरी तरफ हम हयात और रानुम को देख पाते हैं, जहाँ पर रानुम हयात को कहती है कि वो अक्सर इसी तरह से डरती हुई आई है जिस तरह से कॉर्नफील्ड में डरी थी। हयात उसको कहता है कि सबका अपना अपना ट्रॉमा होता है, जैसे कि हयात का भी था। वो बताता है कि उसके पिता की मौत एक प्लेन क्रैश में हुई थी और जब भी वो उनकी पेंसिल उठाता है तो उसको वो प्लेन क्रैश याद आता है। खैर, यहाँ पर दोनों का मूड ठीक करने के लिए हयात रानुम को कुछ किताबें बताता है जो कि विंटेज किताबें थीं और उसमें से एक किताब द ब्लडी पोएट्री वॉरियर थी और ये किताब वही थी जिसके बारे में एना बता रही थी। और इस किताब को देखते ही रानुम उसको पहचान लेती है क्योंकि इसके अंदर जो पोयम थी वो उसने पहले भी सुनी हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि जब भी उसके लड़की ने रैंडी को मारा था तब यही पोयम उसने बोली थी। दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं जिसके पास में एक कॉल आता है जो कि एक केस के बारे में था, जो कि एक 9 वर्षीय लड़के के बारे में था, उसके कत्ल के बारे में। दरअसल एना एक पुलिस डिपार्टमेंट में वायलेंट केसेस के लिए सुपरवाइजर का काम भी करती थी और ये केसेस उसका पास्ट ट्रॉमा ट्रिगर कर देते थे। दरअसल बचपन में उसकी माँ काफी ज्यादा अब्यूजिव थी और ये सब हुआ एना के पापा के उनको छोड़ने के बाद में। उसकी माँ उस पर पीयर प्रेशर डाला करती और उसके हाथों में पेंसिल स्टैब करती थी ताकि वो सब कुछ अच्छे से करे डर की वजह से। लेकिन जब वो साइकोलॉजी की लेक्चरर बन गई थी तो सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद उसको पता चला कि उसकी माँ को कैंसर हो चुका है और वो उसे उसके पास रुकने के लिए बुलाती भी है, लेकिन उसका मन अपनी माँ के पास जाने का बिल्कुल नहीं था क्योंकि वो बचपन से उसे अब्यूज करती हुई आई थी। और ये सारी बातें वो लक्ष्मी को बता रही होती है। लक्ष्मी ये कहती है कि ये सब अब खत्म हो चुका है और अब वो एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट बन चुकी है। जिसके बाद लक्ष्मी अपने परिवार की कहानी एना को बताना शुरू करती है। वो बताती है कि सालों से लोग उनके परिवार को डेविल का परिवार कहते हुए आए हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी है। खैर, अब लक्ष्मी की कहानी जानने से पहले हम देखते हैं रानुम को जो कि बिस्तर से उठती है कि तभी वहां पर वो हाथ की शैडो हमें दोबारा दिखाई देती है। इसी बीच उसे एक बच्ची की आवाज भी आती है जो कि उसे खेलने के लिए बुला रही थी और वो बच्ची उसे बाहर जाने पर दिखाई देती है और वो काउंटिंग कर रही होती है। बेसिकली वो उसको खेलने के लिए कह रही थी। रानुम उस बच्ची का पीछा करती है और पीछा करते हुए वो बालकनी के बाहर देखती है जहाँ पर वो बच्ची होती है, लेकिन अगले ही पल वो नीचे आकर वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब देखकर रानुम बहुत डर गई थी। वो नीचे जाकर देखने लगती है और वो बच्ची उसे सिस्टर कहकर बुला रही थी। दूसरी तरफ रानुम की आंटी लक्ष्मी एना को उनके परिवार का सीक्रेट बताती है। वो बताती है कि उनके परिवार के पास में शक्तियां हैं और उनके हर मेंबर्स में से किसी न किसी एक के पास में ये शक्तियां होती ही हैं, जो कि सदियों से चलता आ रहा था। और इन्हीं शक्तियों की वजह से लोग जो है वो उनके परिवार को डेविल का परिवार समझते हैं और ये शक्तियां सदियों से उनको मिलती आ रही हैं। लेकिन उनकी शक्तियां आम शक्तियां नहीं हैं, बल्कि काफी ज्यादा तबाही लाने वाली हैं। अब लक्ष्मी बताती है कि उसके साथ भी बचपन में ऐसा कुछ हुआ था। कुछ बच्चों ने उसे डेविल्स चाइल्ड बताया था और उसे एक क्लोजेट के अंदर बंद कर दिया था, जहां पर लक्ष्मी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वहां पर उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। अब उनकी फैमिली जो थी वो 2 भागों में बटी हुई थी, जिसमें से एक तरफ के मेंबर स्पिरिचुअल टीचर बनने का रास्ता चुनते हैं और दूसरी तरफ वालों की जिंदगी वायलेंस और केओस में गुजरी और ये उनकी फैमिली का एक कर्ज था। बेसिकली एक ने अपनी फैमिली की शक्तियों को, यानी कि जो मेंबर्स थे, उन्होंने उसको सही राह पर लगाया, लेकिन दूसरे वाले उसे कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन रानुम के परिवार के साथ अलग ही सीन था। खैर, अब यहाँ पर लक्ष्मी एक बात और रिवील करती है और वो ये थी कि रानुम की एक जुड़वा बहन भी थी, जी हाँ, जिसका नाम रेंटिंग था। दरअसल रानुम के माता पिता आपस में हमेशा लड़ते रहते और काफी ज्यादा वायलेंट भी थे। उन्हें अवॉइड करने के लिए दोनों बहनें बाहर हाइड एंड सीक खेला करती थी। लेकिन एक दिन वो दोनों खेल रही थी जहाँ पर रानुम को रेंटिंग को ढूंढना था। अब रेंटिंग जो होती है वो कॉर्न फील्ड के अंदर छुपी हुई थी और यही फील्ड हयात के पिता की थी, जो कि हमने शुरुआत में देखी भी थी। खैर, उस दिन रानुम के माता पिता के बीच इतनी बुरी लड़ाई होती है कि यहाँ पर जो पिता होते हैं वो रेंटिंग को लेकर अपने साथ चले गए, क्योंकि वो दोनों अलग हो चुके थे और रानुम को वो अपनी बीवी के पास ही छोड़ गया। रानुम के पास में रेंटिंग की बस एक निशानी थी, जो कि उसका म्यूजिकल बॉक्स था। जिसके बाद से रानुम अकेली पड़ गई और रेंटिंग की सारी यादें उसकी माँ ने मिटा दी थी, ताकि रानुम को कुछ भी याद न रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके पास में शक्तियां थीं, जिसके चलते उसकी माँ ने अपनी ही बेटी की यादें मिटा दी, बेसिकली उसकी जुड़वा बहन रेंटिंग की।
लेकिन रानुम जो होती है वो एक मैनेक्विन को अपनी छोटी बहन मानती थी और वो उससे बात भी करती थी और उसको कपड़े पहनाया करती। खैर अब यहाँ पर एक और बात होती है और वो बात ये थी कि ये जो ट्विन सिस्टर्स यानी कि रानुम और रेंटिंग है वो दोनों एक दूसरे से अभी भी जुड़े हुए थे और दोनों एक दूसरे की मदद भी किया करते। बेसिकली रानुम तो नहीं लेकिन रेंटिंग हमेशा रानुम की हेल्प कर रही थी, क्योंकि ये दोनों कितने ही अलग क्यों ना हो जाए वो आपस में जुड़े हुए थे। और ये जो बच्चियां रानुम को दिखाई देती थी ये उसकी पुरानी यादें थी और वो रेंटिंग के बचपन वाला रूप था। यानी कि जो लड़की वहां से गायब होकर बालकनी में आ गई थी और फिर वहां से भी गायब हो गई, बल्कि वो कोई और नहीं बल्कि वो रेंटिंग का ही बचपन का रूप था, जो कि रानुम को याद दिलाना चाहती थी कि उसकी एक और बहन भी है। अब इन दोनों ट्विंस की दो पर्सनैलिटी थी, एक गुड और एक बैड। और जो बैड पर्सनैलिटी थी वो रेंटिंग के अंदर थी और जो खून किए थे वो सभी रेंटिंग ने किए थे। और रीजन क्या था? तो रीजन साफ था कि रैंडी को रेंटिंग ने इसलिए मारा क्योंकि वो रानुम पर गलत नजर डाले हुआ था। बाकी मिसेस सूरी को भी मारने का एक रीजन था, एक तो वो लेस्बियन थी, उसकी भी गंदी नजर थी यहाँ रानुम के ऊपर। और सबसे बड़ी बात कि वो रानुम के टैलेंट का फायदा भी उठाना चाहती थी और वो भी उसे बिना क्रेडिट दिए हुए, और यही रीजन था कि उसने उसको भी मार दिया। रानुम और रेंटिंग ढेर सारी चीजें और हैबिट्स एक जैसी शेयर करते थे और उन दोनों ने वो ब्लडी पोएट्री साथ में पढ़ी थी, इसलिए रेंटिंग को वो पोएट्री याद थी और मारने से पहले वो ऐसी ही कुछ पोएट्री बोला करती। और यहाँ इन दोनों बहनों के पास आपस में कम्युनिकेशन करने की एक अलग ही लैंग्वेज थी। हमने देखा भी था कि रेंटिंग रानुम से बात करने के लिए उसे साइंस दिया करती। नाउ कमिंग बैक टू द मूवी, हम रानुम को सोता हुआ देखते हैं कि तभी उसके पास एक हाथ आता है और रानुम अब डरकर उठ जाती है और तभी उसे वहां पर रेंटिंग का वो म्यूजिकल बॉक्स मिलता है। मतलब कि वो उसको बता रही थी कि वो रानुम के आसपास है, जो कि ये दर्शाता है कि वो अपनी प्रेजेंस उसको महसूस करवा रही थी। हालांकि रानुम को ये पता था कि कोई तो है जो कि उसके साथ हर वक्त रहता है और यही सेम चीज उसने हयात को भी बताई थी, लेकिन उसे इसके बारे में याद नहीं था कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही जुड़वा बहन रेंटिंग है। तभी हम देखते हैं एना और लक्ष्मी को, जहाँ पर लक्ष्मी के पास एक और मौत की खबर आती है जिसके अंदर एक लड़की ने खुद को ही खत्म कर लिया था और ऐसा बताया जा रहा था कि ये केस भी रानुम से ही जुड़ा हुआ है। खैर तभी हम रानुम को देखते हैं जिसका कल बर्थडे था। तो रानुम यहाँ पर हयात को बर्थडे के लिए उसके लिए एक पोएम लिखने के लिए कहती है और वो भी उसके पिता की दी हुई पेंसिल से, जो कि उसकी स्पिरिट को बूस्ट करेगी। खैर इसके बाद जब वो कॉल कट करती है तो तभी उसके लैपटॉप पर एक बात लिखी आती है कि किसी भी आदमी पर भरोसा मत करो। ये देखकर रानुम डर गई थी, जिसके बाद वो रात में कार में होती है जहाँ पर उसकी आंटी लक्ष्मी उसे कॉल करके रेंटिंग के बारे में सब कुछ बता देती है और उसकी याददाश्त भी अब वापस आ गई थी। और यहीं से रानुम ये बात समझ जाती है कि उसके पास में जो भी प्रेजेंस उसको हमेशा महसूस होती थी वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी ही बहन रेंटिंग की थी, जो कि हमेशा उसका साथ दे रही थी। और ये सब सुनकर वो थोड़ी सी घबरा जाती है। यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर वो हमें दिखती क्यों नहीं थी या फिर वो ऐसी क्यों थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास में शक्तियां थी जिसके चलते वो हमें इजीली नहीं दिख रही थी। बेसिकली सुपर पावर्स उसके पास थी। खैर अब ये सारी बातें जानकर रानुम काफी घबरा गई थी क्योंकि उसको हयात के लिए डर लग रहा था। सबसे बड़ी बात कि उसे अभी तक इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, ना ही शक्तियों के बारे में भी। उसे खाली हमेशा एक प्रेजेंस महसूस हुआ करती। खैर अब उसकी आंटी लक्ष्मी उसको समझाती है कि उसे अपनी बहन की सोल मतलब कि उसे दिल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वो दोनों ही हमेशा उनके बर्थडे पर हक किया करती थी। तो अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसकी यादों को एक्सेप्ट कर लेती है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। खैर फोन कट करने के बाद में लक्ष्मी कहती है कि उसकी कोई संतान नहीं थी और वो रानुम को अपनी बेटी मानती है। जिसके बाद रानुम के बर्थडे वाला सीन आता है जहाँ पर लक्ष्मी रेंटिंग का फेवरेट गाना गा रही होती है और तब रेंटिंग वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो उसे छोड़कर अपनी बहन के पास जाती है जहाँ पर उसकी बहन केक लेकर तैयार थी क्योंकि आज उसका बर्थडे था। खैर अब रेंटिंग अंदर आती है जहाँ पर वो उसे अपने पास रहने के लिए कहती है, जिसके बाद वो रात भर अपनी बहन के साथ ही रहती है। देन जब रानुम की सुबह आँख खुलती है तब उसे उसकी बहन कहीं नहीं मिलती। साथ ही साथ टेबल पर लिखा हुआ था कि आदमियों की बातों पर भरोसा मत करना। और यहाँ पर उसको पता चल जाता है कि रेंटिंग अब हयात को मारने गई है क्योंकि वो समझ गई थी कि रानुम उसे पसंद करती है। जिसके बाद अब रानुम हयात को ढूंढने जाती है जहाँ पर हयात को ढूंढकर वो उसके पिता की पेंसिल देती है ताकि वो उसके लिए पोएम लिख सके, यानी कि एक लव पोएम। और ये वो उससे इसलिए करवा रही थी ताकि इससे उसका प्यार साबित हो जाए कि वो उससे सच में प्यार करता है। जिसके बाद जब ये साबित हो जाएगा तब हयात को रेंटिंग कुछ नहीं करेगी, लेकिन तभी वहां पर रेंटिंग आ जाती है जो कि अपनी बहन को बचाने आई थी। अब अपनी बहन को देखकर रानुम डरते हुए हयात को लिखने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो लिखना चालू करने वाला होता है तो रेंटिंग हयात के दोनों हाथों को पेंसिल से पिन कर देती है। और यहाँ पर हयात की हालत काफी खराब थी, लेकिन अपने प्यार को साबित करने के लिए वो अपने मुंह से लिखने लगता है। और ये सब देखकर रानुम रेंटिंग से उसे छोड़ने के लिए कहती है,
रेंटिंग ये देखती है कि हयात वाकई में उसकी बहन को चाहता था और इसलिए वो हयात को आजाद कर देती है, यानी कि उसने अपनी डिस्ट्रक्टिव शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया और वो अपनी बहन को गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है, ये बोलते हुए कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी इन केस अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो। खैर इसके बाद एक सीन आता है जो कि आज से 9 महीने पहले का था, जहां पर हम देख पाते हैं कि जो रेंटिंग थी ना, उसको एक व्यक्ति क्लब के अंदर चीट कर रहा था दूसरी लड़की के साथ में, और तब रेंटिंग उस लड़की को चोक करके लटका देती है, जिसके बाद वो उस व्यक्ति को भी जान से मार डालती है जिसने उसके साथ चीट किया था। और यही रीजन था कि रेंटिंग अपनी बहन को इन सब चीजों से बचा रही थी, यानी कि फेक लव से, झूठे लोगों से और उन लोगों से जो कि उसका फायदा उठाना चाहते थे। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रेंटिंग के बारे में। तो यहाँ पर रेंटिंग रानुम की जुड़वा बहन थी, लेकिन वो काफी शक्तिशाली थी, मतलब उसके अंदर काफी सारी साइकिक पावर्स होती हैं। आसान शब्दों में ये कहूँ कि वो एक एंटिटी थी। सिमिलरली रानुम के पास कोई शक्ति नहीं थी, थोड़ी बहुत पावर हो सकती है, लेकिन वो रेंटिंग के सामने कुछ भी नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था और लक्ष्मी ने भी समझाया था कि यहाँ पर जो शक्तियाँ होती हैं वो परिवार वालों में किसी न किसी एक के अंदर जरूर होती है, और रेंटिंग जो होती है वो अपनी बहन की परछाई बनकर उन सब लोगों से उसको बचा रही थी जो कि उसको चीट कर रहे थे, उसे हार्म पहुंचाना चाहते थे। बाकी आई बिलीव कि इन लोगों के पास में शक्तियां पक्का कोई ना कोई ब्लैक मैजिक कर ही आई होगी, अदरवाइज ऐसे शक्तियां आना कोई लॉजिक सेंस नहीं बनाता। तो पक्का इन लोगों ने पास्ट में, यानी कि इनके ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने कोई ना कोई रिचुअल करा होगा, जिसके चलते इनके परिवार के अंदर किसी न किसी एक के अंदर शक्तियां आती रहती हैं, जो कि हमेशा जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती होंगी। और हाँ, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको एक मेटाफोरिकल वे में भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो रानुम है ना, उसके अंदर एक पर्सनैलिटी थी जो कि रेंटिंग की हो सकती है, या फिर ये हमारे अंदर भी होती है। जैसे कि हमारे साथ अगर कुछ भी होता है तो इन केस अगर हम वीक पड़ जाते हैं या फिर कोई इंट्रोवर्ट होता है, तो उसके मन के अंदर बहुत सारी सिचुएशन चलती रहती है कि अगर मेरे साथ ये फिर से होता, या फिर अगर मैं थोड़ा सा शक्तिशाली होता या फिर थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होता, तो मैं उस इंसान के साथ ऐसा करता या फिर ऐसा बोल सकता था। तो उसी पर्सनैलिटी को रेंटिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।